यह संविधान कहता है भारत में सबको समान अवसर मिलना चाहिए, यही कहता है। यह संविधान कहता है भारत में एकता अखंडता होनी चाहिए। यह संविधान कहता है सबके बीच में भाईचारा होना चाहिए। यह संविधान कहता है कि सबको सामाजिक न्याय भी मिलना चाहिए। जब संविधान कहता है सबको समान अवसर मिलना चाहिए, भाईचारा भी होना चाहिए, नैतिकता भी होनी चाहिए, तो ये तो तभी होगा ना जब हमारी कम से कम स्कूलिंग, खासतौर पे प्राइमरी की स्कूलिंग, इसमें पूरी तरीके से नैतिक शिक्षा के ऊपर जोर होगा। क्या खाना, क्या नहीं खाना, क्या पहनना, क्या नहीं पहनना, क्या देखना, क्या नहीं देखना। अल्टीमेटली ये संविधान तो भारत का है, यह अमेरिका अरब का संविधान थोड़ी है। यह संविधान भारत का है, तो स्वाभाविक सी बात है भारतीय रीति रिवाज, भारतीय परंपरा, भारतीय ज्ञान विज्ञान, भारतीय जीवन शैली उसके प्रचार प्रसार के लिए। अरब या अमेरिका की जीवन शैली या अरब या अमेरिका की जीवन पद्धति के लिए नहीं है। इसको करना बड़ा आसान है। एक कानून है राइट टू एजुकेशन, जानते होंगे आप लोग, बहुत सारे लोग, जिसको आरटीई कहते हैं। कहां बना वो? पार्लियामेंट में। यानी कहां बदल सकता है वो? पार्लियामेंट में। जहां बना वहीं बदलेगा, वहीं बिगड़ेगा। अगर इस राइट टू एजुकेशन में एक शब्द जोड़ दिया जाए, इक्वल, तो ये क्या बन जाएगा? राइट टू इक्वल एजुकेशन। संविधान कहता है 3 भाषा पढ़ाओ, और आर्टिकल 351 तो कहता है ये सरकार की ड्यूटी है, और सरकार में भी राज्य सरकार नहीं, केंद्र सरकार की ड्यूटी है कि देश के सभी नागरिकों को हिंदी और संस्कृत लिखना, पढ़ना, बोलना आना चाहिए। क्या कहता है संविधान? हिंदी और संस्कृत लिखना, पढ़ना, बोलना आना चाहिए। आर्टिकल 348 कहता है 3 भाषाओं का ज्ञान होना चाहिए। सामान्यतः हम सब लोगों ने 3 भाषा पढ़ी है, हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत। सबने ऐसे ही पढ़ा है प्राइमरी में। अब हमें संस्कार भी मेंटेन करना है, अच्छा नागरिक बनाना है बच्चे को। जब हिंदी पढ़ा ही रहे हैं तो हिंदी में प्राइवेट किताब क्यों पढ़ा रहे हैं? हम तुलसीदास जी का रामचरितमानस हिंदी में क्यों नहीं लगा देते? हिंदी भी सीखेगा, अलंकार भी सीखेगा, रस भी सीखेगा, समास भी सीखेगा, और राम के चरित्र को भी सीखेगा। और रामायण, और जहां तक सेकुलर वाला अगर कीड़ा कहीं आ गया कि नहीं सेकुलर, तो रामायण में कहां लिखा है तुम हिंदू बन जाओ? रामायण रामचरितमानस तो जीवन शैली है, भगवान राम का आदर्श है, भगवान राम की पूरी एक कथा है। उसको तो सभी भारतीयों को जानना चाहिए, और ये सरकार की ड्यूटी सभी भारतीय जाने। इसमें सेकुलर तो आए नहीं कहीं पे। दूसरा, जब आर्टिकल 351 कहता है कि सबको संस्कृत का भी ज्ञान होना चाहिए, मुझे समझ में नहीं आ रहा है हम बचपन में भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ क्यों पढ़ा रहे हैं? उसको 6वीं से पढ़ाओ ना भाई। अरे हमारे वेद पुराण संस्कृत में ही है, वाल्मीकि रामायण संस्कृत में है। मैं संवैधानिक बात कह रहा हूं और चाहता हूं यह वीडियो प्रधानमंत्री जी तक पहुंचे, और मैं गारंटी लेता हूं अगर कोई इसके खिलाफ पीआईएल भी करेगा तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में टिकेगी नहीं। आप प्रधानमंत्री जी वेद विज्ञान को प्राइमरी में डालिए। आर्टिकल 351 कहता है सबको संस्कृत का ज्ञान होना चाहिए। आर्टिकल 348 कहता है 3 भाषाओं का सबको ज्ञान होना चाहिए। संस्कृत को पढ़ाना जरूरी है भारत की संस्कृति की रक्षा के लिए। जब तक संस्कृत नहीं लोग जानेंगे तब तक सनातन के समक्ष चुनौतियां बनी रहेंगी। जब तक लोग संस्कृति नहीं जानेंगे तब तक लोग संस्कृति को बचा नहीं पाएंगे। इसलिए जरूरी है आप पुरानी गुरुकुल वैदिक एजुकेशन सिस्टम शुरू करिए। शुरुआत के प्राइमरी में केवल आप उसको योग विज्ञान, वेद विज्ञान, यज्ञ विज्ञान, स्वास्थ्य विज्ञान, इंद्रिय विज्ञान, सेंसस पे कंट्रोल, ये बताइए, पढ़ाइए। प्राइमरी में बच्चे को डॉक्टर इंजीनियर मत बनाइए।
अमेरिका ने बना के देख लिया, डॉक्टर इंजीनियर रोज वहां पे छोटे छोटे बंदूक आके बच्चे आके बंदूक लेके घूम रहे हैं। और मैं गारंटी के साथ कहता हूं, अगर हमने प्राइमरी में वेद विज्ञान को अनिवार्य कर दिया, वेद पुराण को अनिवार्य कर दिया, देखते देखते पूरी दुनिया इसको अडॉप्ट कर लेगी, क्योंकि पूरी दुनिया परेशान है। पूरे के पूरे परिवार बिखरते जा रहे हैं। बेटा बाप की नहीं सुन रहा है, भाई भाई की नहीं सुन रहा है, बहन भाई की नहीं सुन रही, भाई बहन का नहीं सुन रहा है, सारे रिश्ते तार तार होते जा रहे हैं। उस तार तार होने का एक ही कारण है, यह मैकाले एजुकेशन सिस्टम। इसको खत्म करने का एक ही तरीका है, संविधान, संसद में राइट टू एजुकेशन को एक शब्द जोड़िए, इक्वल, वो बन जाएगा राइट टू इक्वल एजुकेशन। संविधान कहता 3 भाषा पढ़ाइए, हिंदी के रूप में रामचरितमानस पढ़ाइए और संस्कृत के रूप में वेद विज्ञान को पढ़ाइए, उपनिषद को पढ़ाइए। संविधान कहता 3 भाषा पढ़ाओ। वैसे तो मेरा मानना है कि प्राइमरी में 3 की तीनों भाषाएं भारतीय भाषा होना चाहिए, लेकिन अगर विदेशी भाषा पढ़ाना ही है, अंग्रेजी पढ़ाना ही है, तो भगवत गीता अंग्रेजी में उपलब्ध है। उपलब्ध है कि नहीं? इस्कॉन की है कि नहीं? आप अंग्रेजी भाषा के रूप में भगवत गीता लगाइए। ना हाई कोर्ट इंटरफेयर करेगा, ना सुप्रीम कोर्ट इंटरफेयर करेगा। और बच्चा 5वीं जब तक पास करेगा, यानी जब तक वो 11 या 12 साल का होगा, तब तक उसको भगवत गीता का भी ज्ञान हो चुका होगा। इंद्रियों पर नियंत्रण करना ज्ञान हो चुका होगा। उसको पता चल जाएगा कि जूस और बर्गर में क्या खाना अच्छा है। उसको पता चल जाएगा कि कौन सी फिल्म देखना है, कौन सा नहीं देखना है। उसको पता चल जाएगा कौन सा सीरियल देखना है, कौन सा सीरियल नहीं देखना है। उसको पता चल जाएगा माता के साथ कैसे पेश आना, पिता के साथ कैसे रहना, भाई के साथ कैसे रहना, बहन के साथ कैसे रहना। मुझे ऐसे लगता है अगर हम प्राइमरी के सिलेबस में, वैसे तो नई शिक्षा पद्धति आ रही है, उस पर काफी काम हो रहा है, लेकिन अगर इस तरीके से भारत के एजुकेशन सिस्टम में 555 मॉडल इंप्लीमेंट किया जाए। मैं 555 मॉडल का मतलब 5 साल का प्राइमरी, 5 साल का सेकेंडरी, 5 साल का ग्रेजुएशन। चूंकि राइट टू एजुकेशन, जब राइट टू इक्वल एजुकेशन हो जाएगा तो मदरसा उदरसा सब उसके दायरे में आ जाएंगे, मिशनरी स्कूल भी उसके दायरे में आ जाएंगे। अभी राइट टू एजुकेशन है तो मदरसा मिशनरी उसके बाहर है, लेकिन इक्वल शब्द जुड़ते ही राइट टू इक्वल एजुकेशन होते हुए सब उसके अंदर आ जाएंगे, और वो 14 साल तक लागू होता है। वो 14 साल तक लागू होता है। इसका मतलब 14 साल तक के बच्चों को आप वेद पुराण पढ़ाइए, गीता रामायण पढ़ाइए, उपनिषद पढ़ाइए। स्वाभाविक सी बात है, जब बच्चा संस्कारी होगा, अच्छा भारतीय बनेगा, अच्छा बेटा बनेगा, अच्छा भाई बनेगा, तो आगे सुख शांति भी रहेगी। और जो संविधान कहता है फ्रेटर्निटी, यूनिटी, इंटीग्रिटी, वो अचीव होगा कि नहीं? होगा कि नहीं? सनातन की चुनौतियों में एक बहुत बड़ी चुनौती है जातिवाद, भाषावाद और क्षेत्रवाद। राजेश जी ने मुझे सनातन के समक्ष चुनौतियों पे ही बोलने के लिए किया है, तो इसलिए मैं आज चुनौतियों पे बोलूंगा और उसके समाधान की बात करूंगा। क्योंकि कहते नहीं, बीमारी की चर्चा करने से बीमारी खत्म होती है क्या? जोर से बोलिए जरा, जब तक उसकी दवा न दी जाए। 2000 साल पहले भारत में कोई गोयल, गर्ग, उपाध्याय, शर्मा, पांडे, त्रिपाठी, पटेल, यादव था क्या? कोई एक उदाहरण मुझे दे दे, मैं इतिहासकारों से सार्वजनिक बहस करने के लिए तैयार हूं कि 2000 साल के पहले वो एक शुक्ला, पांडे, त्रिपाठी, गर्ग, गोयल, गुप्ता, यादव, पटेल, सरोज, हरिजन का नाम लाके दे दो। क्रिश्चियनिटी और कास्टिज्म एक साथ साथ आए हैं दोनों। क्रिश्चियनिटी और कास्टिज्म कितना पुराना है? 2000 साल पुराना। और यह हमारे लिए बहुत बड़ी समस्या हो गई है। खास तौर पे ओट जीवी नेताओं ने इसको बहुत बढ़िया तरीके से इसको फायदा अपने हक में लिया है।
ये सत्ताजीवी ओटजीवी नेता हमें एक नहीं होने दे रहे हैं। तो पहला तरीका तो यह है उनकी जुताई गुड़ाई निराई खरपतवार की सफाई, पहले उनको पलायन करवाओ। लेकिन आपस में हमारा प्यार बढ़िया रहे इसके लिए भी हमें कुछ करना पड़ेगा। भारत में टोटल 10,000 जातियां हैं, कम से कम 100 उपजाति तो बनियों में ही है, 500 के आसपास ब्राह्मणों में है। जैसे हम लोग उपाध्याय हैं, हमारे जो पूर्वज चटगांव गए वो चट्टोपाध्याय हो गए, हमारे जो पूर्वज बंदगांव गए वो बंदोपाध्याय हो गए, हमारे जो पूर्वज गंगा सागर गए वो गंगोपाध्याय हो गए, हमारे जो पूर्वज हावड़ा कलकत्ता गए वो मुखोपाध्याय हो गए। बाद में सुनिए, जब अंग्रेज आए तो उनको छोटा छोटा नाम लेने की आदत है, वो लंबा नहीं बोलते। तो चट्टोपाध्याय जी को चटर्जी, बंदोपाध्याय जी को बनर्जी, मुखोपाध्याय जी को मुखर्जी, गंगोपाध्याय जी को गांगुली। एक हम ही है जो उपाध्याय के उपाध्याय हैं। भैया 2000 साल पहले या 2.5 मान लीजिए, जो चंद्रगुप्त वाला पीरियड आया थोड़ा उससे और पहले जाइए, हमारे देश में जाति, हम लोग जाति थी नहीं तो लगाएंगे कहां से? तो या तो राम शंकर, भोला राम ऐसे नाम लिखते थे, अदरवाइज गोत्र लगाते थे। और गोत्र का मतलब क्या? एक गौशाला है, चूंकि गुरुदेव यहां बैठे हुए हैं, ऋषि भारद्वाज की गौशाला है। अब ऋषि भारद्वाज की जी की गौशाला में गाय का दूध निकालने वाला भी भारद्वाज, गाय को नहलाने वाला भी भारद्वाज, ऋषि भारद्वाज के लिए फूल लाने वाला भी बाद में भारद्वाज कहलाया, जो उनकी रक्षा करता था आश्रम का वो भी भारद्वाज, जो भारद्वाज जी को पैसे लाकर देता था वो भी भारद्वाज। आश्रम थे, कश्यप ऋषि, भारद्वाज ऋषि, अत्रि ऋषि, गर्ग ऋषि, ऐसे आश्रम। तो उनकी गौशाला में उनसे कनेक्टेड जो भी लोग थे वो सारे वही लिखने लग गए। जैसे गर्ग ऋषि थे, सामान्यतया वैश्य में बहुत सारे लोग गर्ग लिखते हैं, तो ब्राह्मणों में भी गर्ग, क्षत्रियों में भी गर्ग, वैश्य भी गर्ग, और हमारे दलित भाई भी गर्ग, चारों वर्णों में गर्ग, चारों वर्णों में। मैं भारद्वाज हूं, मैं पिछले संडे को सिरोही में था। मैंने कहा भाई भारद्वाज कोई है क्या? एक आदमी ने हाथ उठाया, राजस्थान में था। बोले क्या हो? बोले जी मैं स्वर्णकार हूं। अच्छा, हाँ भारद्वाज गोत्र। मैं प्रयाग का हूं, वहां पे ब्राह्मणों का गोत्र भारद्वाज है, अयोध्या में क्षत्रियों का गोत्र भारद्वाज है, मुजफ्फरनगर में दलितों का गोत्र भारद्वाज है। क्या बात। अगर हम इस जाति प्रथा को मिटाना चाहते हैं तो हमें थोड़ा त्याग करना पड़ेगा, और त्याग करना पड़ेगा हमें अपनी जाति का। बहुत बड़ी चुनौती हो चुकी है हमारे लिए। आज से हम अपने घर में आने वाले नौनिहालों का गोत्र लगाना शुरू कर दें तो जो अभी 10,000 टुकड़े में बटे हैं हम 100 में आ जाएंगे। क्या बात है। अभी हम 10,000 टुकड़े में बटे हुए हैं, हम 100 में आ जाएंगे। 100 में टोटल गोत्र 100 है। और चलिए यहां पे कुछ लोग हैं क्या? किसी का गोत्र बताइए जरा। वशिष्ठ। आप हैं क्या? वैश्य है, ब्राह्मण है? ब्राह्मण। आप? गोयल, गर्ग। अभी बाद में भोजन के समय यही चेक करिएगा, यहीं आपको चारों वर्णों में कॉमन गोत्र मिलेगा। जो गोत्र केरल में है वही कश्मीर में है, वही तमिलनाडु में है, वही बंगाल में है। यानी अगर हम गोत्र लगाना शुरू करें तो भारत से क्षेत्रवाद खत्म हो जाएगा। ये बंगाली, बिहारी, तमिल वाला झगड़ा ही खत्म, क्योंकि जो गोत्र तमिलनाडु के रेड्डी का है वही गोत्र यूपी वालों का भी। अगर हम गोत्र लगाना शुरू कर दें भाषावाद खत्म, क्योंकि जो
बंगाली बोलने वालों का जो गोत्र है वही हिंदी बोलने वाला का गोत्र है, वही कश्मीरी बोलने वालों का गोत्र है, वही गुजराती बोलने वालों का गोत्र है। और स्वाभाविक सी बात है, जातिवाद तो खत्म होगा ही होगा। तो अगर हम जाति भाषा क्षेत्र की बेड़ियां तोड़ना चाहते हैं, जाति भाषा क्षेत्र के आधार पर बटे हुए लोगों को जोड़ना चाहते हैं, मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं, अपने अपने बच्चों का गोत्र लगाइए। और गोत्र नहीं पता तो थोड़ा गूगल कर लीजिए, और मैं कहता हूं जो ऋषि आपको अच्छे लगते हैं वही अपना गोत्र लगा दीजिए। जो आपको अच्छा लगे, वशिष्ठ अच्छा लगे, अत्रि अच्छा लगे, भार्गव अच्छा लगे, भारद्वाज अच्छा लगे, जो अच्छा लगे लगाइए। हमारे वैदिक काल में जातियां नहीं थी, केवल गोत्र थे। और हमारे वैदिक काल में केवल समगोत्री विवाह नहीं होता था, बाकी सबका विवाह होता था। और इनफैक्ट हिंदू मैरिज एक्ट में केवल 2 चीज निषेध है, सपिंडी और सगोत्री। हिंदू मैरिज एक्ट में भी ये लिखा हुआ है कि आप सगोत्र में विवाह नहीं करें, बाकी सब में करिए। अब आप सोचिए कि जब, अच्छा उदाहरण के लिए हरियाणा के जो सैनी समाज है, सबका गोत्र कश्यप है, और हमारे यहां के ब्राह्मणों का गोत्र कश्यप है। आपका कश्यप है और ये पंजाबी है, ये देखिए, और पाकिस्तान से आए हुए। आप बताइए, पाकिस्तान से लेके और लंका तक सबका गोत्र एक हुआ कि नहीं? लो, सरदार भी भारद्वाज होते, कह तो रहा हूं भैया, गोत्र लगाइए। हिंदुओं में जातियों का भेद नहीं खत्म होगा, बल्कि बौद्ध भी एक हो जाएंगे, सिख भी एक हो जाएंगे, जैन भी एक हो जाएंगे, हिंदू तो एक होंगे ही होंगे।